हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्यापार का सामाजिक दायित्व है, इसको सीएसआर भी कहा जाता है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बिजनेस भी कहा जाता है। साथियों, पिछले वीडियो में अपने ट्रेंडिंग के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे व्यापार का सामाजिक दायित्व क्या है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। यानी ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, फिर भी अपन पढ़ने से पहले स्टार्ट करने से पहले जानना चाहेंगे कि व्यापार का जो यह निगम सामाजिक दायित्व साथियों क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है और इसके अंतर्गत जो इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं यानी हितधारी होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर पर क्या क्या प्रोविज़न सरकार द्वारा कर रखे हैं, वो न्यायशीलता या ट्रस्टीशिप क्या होती है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आदि चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए साथियों, मोटे रूप से देखें तो व्यापार का सामाजिक दायित्व का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यापारी का मुख्य उद्देश्य व्यापार को संचालित करना और लाभ कमाना होता है। लेकिन लाभ कमाना ही मुख्य सरकार की दृष्टि से उद्देश्य व्यापार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसे लाभ कमाने के साथ साथ जो सामाजिक ज़रूरतें होती है, जो समाज की अवधारणाएं होती है, नीतियाँ होती है, उनके हिसाब से कार्य करना चाहिए। यानी सामाजिक दायित्व के लिए जो समाज की आवश्यकताएं होती है उनको भी पूरा करते हुए या पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए व्यापार को कार्य करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की ये समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथियों, अब देखते हैं कि इसमें सर्वप्रथम कि ये एक लेखक है, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जॉर्ज ए स्टेनियर के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय का उसके अधिकारों के अनुरूप या अनुपात में दायित्व से प्रेरित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को मान के चलो कोई अधिकार मिलता है तो स्वाभाविक है कि उसको अधिकार मिलेगा, उसके बदले में उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व भी मिलेंगे। अब समाज पब्लिक सरकार ने व्यवसायियों, कंपनियों, निगमों को व्यवसाय करने का अधिकार दिया है, इसलिए कंपनियों, निगमों के भी कुछ दायित्व समाज या सरकार के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो कंपनियां हैं, निगम है, उनके द्वारा व्यापार का संचालन किया जा रहा है, उनको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों के प्रति जो समाज की आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उनके ऊपर एक रूप से दायित्व थोपा गया है। यानी उन दायित्वों का पालन करना अनिवार्य रूप से होगा, अन्यथा उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएगी। अब आगे देखते हैं साथियों कि व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा कंसेप्ट क्या है। देखिए, निगमीय सामाजिक दायित्व की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कंपनी से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध व्यक्तियों समूह के प्रति कंपनी के दायित्वों की व्याख्या करती है। यानी जो सीएसआर है, इसका ऐसी विचारधारा है जो कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, हितधारी होते हैं, या कोई ग्रुप्स होता है, उनके प्रति दायित्वों की व्याख्या करती है तथा प्रबंधकों को ऐसी नीतियां बनाने, ऐसे निर्णय लेने या कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो कानून, आर्थिक और सामाजिक, नीतिशास्त्रीय एवं पर्यावरणीय सिद्धांतों के अनुकूल हो। यानी जो कंपनियां हैं, व्यापार कर रही है, उनको समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां, कानून और आदि चीज़ें बनानी होती है तथा साथ में ही पर्यावरणीय सिद्धांतों के अनुकूल कार्य करना होता है। यानी पर्यावरण को व्यापार करने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, जिनसे उस कंपनी के कर्मचारियों, ग्राहकों, जो इन्वेस्टर है, निवेशकों एक्सेट्रा सभी हितधारियों के साथ साथ विस्तृत समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान किया जा सके। ये तो इसकी परिभाषा हो गई मोटी मोटी। यानी जो कोई भी व्यापार करेगा भारत देश के अंदर, उसको समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या जो समाज में उसे विकास कराना होगा, कुछ डोनेशन देना, कुछ पैसा देना होगा। जो क्राइटेरिया अपन आगे पढ़ेंगे कंपनी अधिनियम 13 के हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस है, किस हिसाब से कितना उनको अपना जो लाभ कमाया है उस पर कितना डोनेशन सरकार को देना होगा, कितना पैसा सीएसआर पर खर्च करना होगा, सामाजिक योजनाओं पर खर्च करना होगा, आदि चीज़ों को अपना आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि इसके स्टेक होल्डर की। स्टेक होल्डर है हितधारी, यानी जो व्यापार होता है उससे संबंधित कौन कौन व्यक्ति संबंध होते हैं, यानी कौन कौन व्यक्ति प्रभावित होते हैं व्यापार से। यानी कोई कंपनी, मान के चलो कोई कंपनी है, निगम है,
अब उसके अंतर्गत ऐसा तो है ही नहीं भाई कंपनी का एक मालिक है कि वही चला रहा है उन चीज़ों को, उनसे कई समूह, कई वर्ग, कई लोग प्रभावित होते हैं। अब उन चीज़ों को देखते हैं वो कौन कौन से आते हैं। देखिए हिस्सेदारी हम देखते हैं। पहला तो आता है अंशधारी, जो शेयर होल्डर होते हैं। अब शेयर होल्डर या तो स्वामी या निवेशक, ये प्रभावित होते हैं। अब अगला प्रभावित होता है ऋणदाता, जो ऋण देता है कंपनी को, व्यापार को, वो भी प्रभावित होता है। ग्राहक प्रभावित होते हैं, कर्मचारी प्रभावित होते हैं, और जो सप्लायर्स है जो कंपनी को माल का सप्लाई करते हैं, अन्य चीज़ों को सप्लाई करते हैं। सहायक या प्रतियोगी संस्थाएं, जो बाजार में उसके सहायक सब्सिडरीज कंपनीज है या कोई कॉरपोरेशन है या उसकी जो कॉम्पिटिटर संस्थाएं हैं, स्थानीय समुदाय है, गवर्नमेंट है और श्रम संघ है, उपभोक्ता है, व्यापार संघ आदि कंपनी के हितधारी होते हैं। यानी व्यापार के ये लोग हितधारी होते हैं, यानी इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से संबंध होता है। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं साथियों कि व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की विशेषताएं क्या क्या होती है। यानी व्यवसाय की सामाजिक दायित्व की विशेषताएं देखते हैं। पहला तो है विचार की मान्यता। अब इस विचार के अंतर्गत साथियों क्या होता है कि ये सामाजिक संसाधनों एवं सुविधाओं का उपयोग करते हैं। यानी सर्वप्रथम तो क्या है कि जो सामाजिक दायित्व के अंतर्गत है, इन सामाजिक संसाधनों तथा सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, तो समाज से ही ये सब चीज़ें सफल हो पाती है। यानी ये सब चीज़ें समाज के माध्यम से सफल हो पाती है। अगर इनका समाज के प्रति दायित्व उत्पन्न नहीं किया जाएगा तो ये अपने लक्ष्य में प्राप्त नहीं हो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो इनको समाज के प्रति अपना दायित्व उत्पन्न करना होता है और समाज के दायित्वों को निभाना अति आवश्यक होता है। व्यापार को व्यापक अवधारणा है। प्रबंधकों का व्यक्तिगत दायित्व होता है। देखिए इस नीति के अंतर्गत जो प्रबंधक होते हैं उनका व्यक्तिगत दायित्व होता है कि जो सरकार की पॉलिसीज है, नियम है या जो कानून बना रखे हैं सामाजिक दायित्व के बारे में, उनको मैनेजर्स द्वारा पूरा किया जाए। अब बात करते हैं ये द्विमार्गी प्रक्रिया। देखिए द्विमार्गी प्रक्रिया कैसे होती है कि जिस प्रकार अपन कोई निगम होता है, कंपनी होता है, उसका सामाजिक दायित्व उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार समाज का भी उनके प्रति पुनः दायित्व उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि जो व्यवसाय को समृद्ध होने में सहयोग देकर पहल की है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। आगे सतत प्रक्रिया, ये जो सामाजिक दायित्व की प्रक्रिया साथी है वो निरंतर रूप से चलती रहती है जब तक व्यापार का अस्तित्व रहेगा जब तक। अगला सामाजिक बाध्यता, सामाजिक दायित्व एवं सामाजिक संवेदनशीलता में अंतर करना होगा। जैसे सामाजिक बाध्यता क्या है, सामाजिक दायित्व क्या है, वो सामाजिक संवेदनशीलता कौन कौन सी है, उनमें अंतर करना होगा। सामाजिक दायित्व एवं सामाजिक अधिकार में संतुलन बिठाना होगा। यानी जो सामाजिक दायित्व सरकार द्वारा कंपनियों पर थोपा गया है और जो सामाजिक सोशल राइट्स क्या है उनमें आपसी संतुलन बिठाना होगा। सामाजिक दायित्व नीति शास्त्र से अधिक व्यापक है। यानी जो सामाजिक दायित्व है वो नीति शास्त्र है उनसे बड़े होते हैं और सर्वव्यापी विचारधारा होती है। ये निगम नागरिकता का आधार होती है। यानी प्रत्येक कंपनी अपने समाज में कल्याण के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित करती है। अब वह कार्य अपने स्वविवेक से किया जाता है, इसलिए कंपनी को निगम नागरिक कहलाने का हक भी होता है। अब आगे देखते हैं साथियों, अब बात करते हैं सामाजिक दायित्व के उद्देश्यों की। यानी जो ऊपर तो बात की अपनी विशेषताओं की, अब बात करते हैं जो सामाजिक दायित्व है उनके उद्देश्य क्या है, यानी किस लिए किए जाते हैं। देखिए पहला तो है मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना। यानी जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानवीय अधिकार है, उनके प्रति उनके अधिकारों को एक तरीके से पूरा करने का कार्य करना। वैधानिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना। जो सरकार द्वारा जो रेगुलेशन रूल्स बनाए गए हैं, वैधानिक प्रावधान है, स्टेचुटरी प्रोविजंस है, उनकी पालना को सुनिश्चित करना होता है। घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करना। जो व्यापार में घूसखोरी होती है, भ्रष्टाचार होती है, उसको समाप्त करने का कार्य किया जाता है। श्रम मानकों का पालन करना। जो सरकार द्वारा श्रम के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनका पालन करना होता है। उपभोक्ताओं को संरक्षण देना। यानी उपभोक्ता अधिनियम 1986 या 2019 के हिसाब से 2019 के हिसाब से जो नियम बनाए गए सरकार द्वारा, जिसमें उपभोक्ताओं को संरक्षण देने का कार्य किया जाता है, जो उनके राइट्स होते हैं उनको पूरा करने का कार्य किया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं के दुष्प्रभावों में कमी करना। जो व्यावसायिक क्रियाएं होती है उनमें जो दुष्प्रभाव होते हैं, मिसकंडक्ट होते हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय हितों के लिए सम्मान उत्पन्न और सुनिश्चित करना। जो देश राष्ट्र के लिए जो हित होते हैं उन कार्यों को करना। देश की
उन्नति के लिए कार्य करना आदि सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बात करते हैं सामाजिक दायित्व के महत्व में वृद्धि करने वाले घटक अवले कारक कौन कौन से हैं, यानी जो उसकी महत्व है उनमें वृद्धि करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब बात करते हैं साथियों, पहला तो हितधारियों की सक्रियता में वृद्धि, यानी दायित्व के महत्व में वृद्धि करने वाले घटक, यानी हितधारियों की सक्रियता में वृद्धि। जो स्टेक होल्डर होते हैं वो अपनी एक्टिवनेस में वृद्धि करते हैं। अगर वो जो हितधारी है अगर वो सक्रिय नहीं होंगे तो उनको अपने अधिकारों को प्राप्त करने में काफ़ी बाधा आएगी, इसलिए उनको सक्रिय होना पड़ता है। हितधारियों की सहभागिता होती है, जो स्टेक होल्डर होते हैं उनका इसमें साथ लिया जाता है या उनको शामिल किया जाता है सहभागिता के रूप में। संहिताओं, जो सरकार द्वारा संहिताएं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाई गई है, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, डायरेक्शन दिए गए हैं, उनका उद्भव एवं विकास किया जाता है। निगमीय जवाबदेही का बढ़ता क्षेत्र है। पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण, यानी जो पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बनाई जाती है या कोई किसी प्रकार का गबन उसमें है तो उसको प्रकटीकरण करने का प्रयास किया जाता है। निगमीय अभिशासन की अपेक्षाएं, उपभोक्तावाद, यानी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का कार्य होता है। श्रम संघ एवं श्रम कानून बनाए गए हैं, उनको लागू करने का कार्य होता है। जन भावनाओं का दबाव, निगमीय एवं व्यवसायिक कानून, निवेशकों एवं पूंजी बाजारों का दबाव, उन्नत सूचना तकनीक। अब आगे देखते हैं कि सामाजिक दायित्व के लाभ और महत्व क्या है, यानी सामाजिक दायित्व की ये बनाया गया है, CSR प्रणाली अपनाई गई है सरकार द्वारा, उसके लाभ महत्व क्या है देखते हैं। अब बात करते हैं दायित्व के नियम में विश्वास, व्यवसाय का समाज का अंग, इसमें टॉपिक दे रखे हितधारियों की अपेक्षाएं। अब इसमें देखते हैं कि अपन सर्वप्रथम दायित्व के नियम में विश्वास क्या है, यानी साथियों जब कोई भी व्यक्ति या संगठन जो अपने दायित्व से बचता है या दायित्वों को पूरा नहीं करता है अथवा अपने अधिकारों को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप उपयोग नहीं करता है, मान के चलो, तो वह धीरे धीरे अपने अधिकारों को भी खो देता है और अंततः उनका अस्तित्व का अंत भी हो जाता है। यानी जो व्यक्ति अपने अधिकार दिए गए हैं अगर उन अधिकारों के साथ में उसको जो दायित्व सौंपे गए हैं उनका वो समयबद्ध पालन नहीं करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके अधिकार भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगला है व्यवसाय समाज का अंग, यानी कोई भी व्यवसायिक संगठन एक तरीके से समाज द्वारा सृजित होता है, इसलिए वो समाज का अभिन्न अंग होता है। हितधारियों की अपेक्षाएं, देखिए आधुनिक समय में कई बाजार में कई प्रकार की व्यवसायिक संस्थाएं कार्य कर रही है, यानी संस्थाएं कई प्रकार की बहुवर्गीय संस्थाएं होती है। अब इनमें इनके कई हितधारी होते हैं जिसमें ग्राहक भी होता है, कर्मचारी भी होता है, शेयर होल्डर भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है, श्रम संघ, सरकार, स्थानीय निवासी आदि सभी सम्मिलित होते हैं। तो जो भी ये स्टेक होल्डर है इन सभी को व्यापार से अपेक्षाएं होती है कि वो आशा रखते हैं कि व्यापार अपने अनुकूल कार्य करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जो समाज के लिए सरकार द्वारा जो रूल्स नियम बनाए गए हैं उनकी पालना इनके माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। अब आगे बात करते हैं अंशधारियों की संपदा में वृद्धि, यानी जो अंशधारी व्यापार में पैसा लगाएंगे, यदि व्यापार सरकारी नियमों के हिसाब से चलेगा, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे तो अंशधारियों की संपदा में वृद्धि होगी। आगे दीर्घकालीन सफलता एवं दीर्घ जीवन बना रहेगा, जनता में बेहतर छवि होगी या प्रतिष्ठा बनेगी। न्यूनतम सरकारी सेवा नियंत्रण, देखिए कोई भी कार्य व्यापार में किया जाता है अगर उसमें सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा या नियंत्रण किया जाएगा तो वो व्यापार अपने कार्य संचालन को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। राष्ट्रीय संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, समस्याओं का परिवर्तन करने का प्रयास होगा। पर्यावरणीय क्षति का न्यूनीकरण, जो पर्यावरण की क्षति होती है व्यापार संचालन के द्वारा, जैसे मान के चलो कई कारखाने होते हैं वो पोल्यूशन छोड़ते हैं, उनसे प्रदूषण फैलता है तो उससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, तो इन चीज़ों के लिए सरकार द्वारा संहिताएं बनाई गई है। सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है, बेहतर सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। अब आगे देखते हैं साथियों, अब ये न्यायशीलता का सिद्धांत एंड ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, साथियों ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इसका, यानी ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये चीज़ आपको याद रखना है। न्यायशीलता का सिद्धांत, यानी न्यायशीलता जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अब इसको पढ़ते हैं।
कि महात्मा गांधी जी ने न्यायशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यायशीलता की अवधारणा को नीति शास्त्रीय आचरण एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाह का एक अचूक उपाय माना गया है। यानी जो न्यायशीलता का सिद्धांत है ये अपने महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, लेकिन न्यायशीलता की जो एक कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो एक तरीके से नीति शास्त्रीय आचरण एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाह का एक अचूक उपाय माना गया है। ये अभी नीति शास्त्र को अपन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जो एथिक्स है वो अपना चैप्टर में है, तो उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। न्यायशीलता की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यवसाय एक सामाजिक संस्था है। यानी जो न्यायशीलता की कंसेप्ट है वो ये इंगित करती है या यह बताती है कि व्यवसाय एक सामाजिक संस्था है, अतः इसकी संपूर्ण संपदा समाज की है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यापारी है तो व्यापार कर रहा है समाज में, समाज के अंदर रहते हुए, तो वो ये ना माने अपन को कि इस व्यापार का मालिक मैं हूँ या व्यापार मेरा है। यानी जो व्यवसाय की संपत्ति है वो एक तरीके से समाज की संपत्ति होती है। तो किसी व्यक्ति विशेष का व्यवसाय की संपत्ति पर असीमित अधिकार नहीं होता है, अतः व्यवसायियों को व्यवसाय का स्वामी नहीं माना जा सकता। सामान्यतः वे व्यवसाय के प्रन्यासी हैं, यानी ट्रस्टीशिप है, और उन्हें व्यवसाय के सभी हितधारियों जैसे स्टेक होल्डरों में अपने पहले ही पढ़ते हैं, जैसे ग्राहक है, कर्मचारी है, शेयर होल्डर है, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है और श्रम संघ है, और जन सामान्य के हितों एवं कल्याण के लिए व्यवसाय की संपदा का उपयोग करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है न्यायशीलता के अंतर्गत जो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था कि न्यायशीलता के अंतर्गत जो व्यापार किया जाता है वो व्यापार नियमों सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, और व्यापारी को यह नहीं, जो व्यवसायी को यह नहीं मानना चाहिए कि उक्त व्यापार का मैं ही मालिक हूँ। उसे समाज के बीच में रहकर कार्य करना चाहिए, और समाज वह व्यापार एक तरीके से समाज का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। यानी समाज की संपदा ही व्यापार की संपत्ति है। अब आगे बात करते हैं साथियों। अपन ने ये तो पढ़ ली, हमने CSR के बारे में पढ़ लिया, यानी जो सामाजिक दायित्व क्या होता है, सामाजिक दायित्व में सरकार के लिए सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं, आदि चीज़ें व्यापार को संचालित करने के लिए ध्यान में रखनी होती है। अब बात करते हैं कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान क्या है, यानी CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो कंपनियां व्यापार करती है, ऊपर पढ़ा था कि जो कंपनियां व्यापार करती है वो उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, लाभ कमाने के साथ साथ समाज की भलाई भी करना होता है। यानी समाज की रीति नीतियाँ, रिवाज, क्षेत्र विशेष का प्रचलन आदि सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो सरकार द्वारा जो लाभ कमाया जाता है या उसका जो टर्नओवर होता है या उसकी कुल संपत्ति होती है, उसमें से किस मानक के हिसाब से किस तरीके से व्यापार को जो व्यवसायी करते हैं, कंपनियां हैं, निगम है, बड़े व्यवसायी है, उनको कितना % कंट्रीब्यूशन सरकार को एक सामाजिक दायित्व के रूप में सरकार को देना होता है या उनको खर्च करना होता है समाज के लिए। अब बात करते हैं साथियों, अभी हालांकि इसको पहले ही पढ़ रखा, अपने दोबारा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लें कि ऐसी कंपनियां जो जिनका कुल संपदा, यानी ऐसी कंपनी जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उनसे अधिक हो। एक तो इनका पहला मानक हो गया, यानी इन कंपनियों को या इन निगमों को या व्यवसायियों को अगर इन स्टैंडर्ड में या मानक में वो शामिल होती है तो इनको सरकार को CSR के रूप में पैसा खर्च करने के लिए देना होता है। यानी ऐसी कंपनियां जिनका कुल संपत्ति 500 करोड़ है उससे अधिक हो, या और उनका वार्षिक टर्नओवर, यानी जो उनका वार्षिक व्यापार का संचालन के दौरान जो आय होती है, यानी वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक हो, तथा शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक हो। अगर इन तीनों मानकों को पूरा करती है तो वह कंपनी CSR के लिए पैसा देना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। अब इसमें कितना पैसा दिया जाता है देखते हैं कि उन्हें अपने तत्काल पूर्ववर्ती जो 3 वित्तीय वर्ष होते हैं उनके औसत लाभ का, यानी औसत लाभ का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो जो पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ है उनका 2%, कितना 2% धनराशि सामाजिक दायित्वों पर खर्च करनी होती है। ये हो गया CSR कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार। साथियों आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके पश्चात। ठीक है साथियों, थैंक यू।